स्टूडेंट्स, मैं प्राची शुक्ला सहस अकादमी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। कांग्रेस की स्थापना के पश्चात भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का उदय हो चुका था। भारत के कई भागों जैसे कि बंबई, पंजाब, दिल्ली तथा बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कई कारण थे, जैसे कि सबसे पहले ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, उग्रवादी राष्ट्रवादी जो भी आंदोलन हो रहे थे उनकी असफलता, साथ ही साथ विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन की प्रेरणा। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। हमारे देश में क्रांतिकारी आंदोलन के दो चरण थे। पहला चरण जो था वह 1905 से 1915 तक था तथा क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है 1924 से 1934 के मध्य। इस प्रकार क्रांतिकारी आंदोलन दो चरणों में होते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण के बारे में जानेंगे। आइए हम महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को प्रारंभ करते हैं। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय जाता है वासुदेव बलवंत फडके जी को। वासुदेव बलवंत फडके जी को न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि संपूर्ण भारत में क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। इनके बाद नाम आता है चापेकर बंधुओं का। ये चापेकर बंधु तीन भाई हुए थे। सबसे पहले थे दामोदर हरि चापेकर, उनके बाद थे बालकृष्ण हरि चापेकर तथा अन्य थे वासुदेव हरि चापेकर। ये तीनों बंधु आपस में मिलकर चापेकर बंधु के नाम से जाने जाते थे। इनका संबंध चित्पावन ब्राह्मणों से था। तो पुणे में या फिर महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय चित्पावन ब्राह्मणों को भी दिया जाता है, क्योंकि चापेकर बंधु चित्पावन ब्राह्मण से संबंधित थे। ये चापेकर बंधुओं ने मिलकर व्याम मंडल की स्थापना की थी। तो व्याम मंडल की स्थापना चापेकर बंधुओं के द्वारा ही की गई थी। 1897 में पुणे में प्लेग नामक एक महामारी फैल गई थी तथा इस महामारी से बचाव के लिए अंग्रेजी सरकार द्वारा एक प्लेग कमेटी की गठन किया गया था। प्लेग कमेटी की गठन जब किया गया था तो उस प्लेग कमेटी का कमिश्नर या फिर अध्यक्ष रैंड को बनाया गया था तथा जो लेफ्टिनेंट था वो था एमहर्स्ट। इस प्लेग कमेटी में जो अध्यक्ष था वो था रैंड तथा अन्य सदस्य में थे एमहर्स्ट। तो रैंड और एमहर्स्ट जो थे सरकार द्वारा जो गठित थी प्लेग कमेटी उसमें शामिल थे। रैंड और एमहर्स्ट जो ब्रिटिश अधिकारी थे ये प्लेग नामक महामारी से बचाव के लिए लोगों के घर घर में प्रवेश करते थे तथा भारतीय स्त्रियों के साथ कुछ अभद्र व्यवहार करते थे। यह बात भारतीयों को रास नहीं है। परिणाम स्वरूप दामोदर हरि चापेकर तथा बालकृष्ण हरि चापेकर ने रैंड और एमहर्स्ट की हत्या कर दी। रैंड तथा एमहर्स्ट की हत्या करने के कारण चापेकर बंधुओं को सरकार ने फांसी की सजा दे दी थी। चापेकर बंधुओं के फांसी की सजा मिलने में जो मुखबिरी का कार्य किया गया था उसमें नाम आता है गणेश शंकर द्रविड़ का। गणेश शंकर द्रविड़ जो एक महाराष्ट्र के ही व्यक्ति थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ चापलूसी की थी। परिणाम स्वरूप जो चापेकर बंधु थे रैंड और एमहर्स्ट की हत्या करने के आरोप में उन्हें फांसी की सजा दी जाती है। परिणाम स्वरूप जो तीसरे चापेकर बंधु थे जिनका नाम था वासुदेव हरि चापेकर, वे अपने दोस्त महादेव विनायक रानाडे के साथ मिलकर गणेश शंकर द्रविड़ की हत्या कर देते हैं। तो इस प्रकार गणेश शंकर द्रविड़ भी मारे जाते हैं। 1899 में नासिक में मित्र मेला नामक एक समिति की गठन किया जाता है। इस समिति की स्थापना गणेश एवं विनायक दामोदर सावरकर द्वारा की गई थी। अर्थात मित्र मेला संगठन की स्थापना
दामोदर बंधुओं के द्वारा की गई थी, जिनके नाम थे गणेश तथा विनायक। मित्र मेला समिति ही आगे चलकर अभिनव भारत नामक समाज में परिवर्तित हो जाती है। अभिनव भारत समाज के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर जी को माना जाता है तथा इस समिति की स्थापना हुई थी 1904 में। विनायक दामोदर सावरकर जी ने इटली पर एक तरुण इटली नामक सभा की स्थापना की गई थी। इस तरुण इटली से ही प्रभावित होकर भारत में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना करते हैं तथा इस तरुण इटली के संस्थापक थे मैजिनी द्वारा तरुण इटली सभा की स्थापना की जाती है तथा तरुण इटली से ही प्रभावित होकर विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक समिति की स्थापना करते हैं। अभिनव भारत समिति के ही एक सदस्य थे जिनका नाम है अनंत लक्ष्मण कन्हारे। अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जिनका नाम था जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। परिणाम स्वरूप अनंत लक्ष्मण कन्हारे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनंत लक्ष्मण कन्हारे के साथ साथ कृष्ण गोपाल कर्वे तथा विनायक देशपांडे को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही साथ अन्य एक और सदस्य रहते हैं अभिनव भारत के, जिनका नाम है पांडुरंग महादेव बापटे। पांडुरंग महादेव बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस जाते हैं तथा पेरिस में ये रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखते हैं। जब ये पेरिस से वापस आते हैं तो महाराष्ट्र में कई स्थानों पर बम बनाने का कारखाना स्थापित करते हैं। उसी में से एक कारखाना था कोल्हापुर का कारखाना। कोल्हापुर में बम बनाने की कारखाना स्थापित किया गया था। परिणाम स्वरूप एक समय कोल्हापुर में बम विस्फोट हो जाता है, जिसके कारण अंग्रेजों को यह समझ में आ जाता है कि उस स्थान पे भारतीयों द्वारा बम बनाने का कार्य निर्माणाधीन है। परिणाम स्वरूप वहां पे कार्यरत जितने भी भारतीय लोग रहते हैं वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस घटना को कोल्हापुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। ये हुआ हमारा महाराष्ट्र का क्रांतिकारी आंदोलन। आइए अब हम जानते हैं बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के जनक या फिर किसने क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ करने की भूमिका निभाई थी, तब भद्र लोक सभा, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन उदय करने का श्रेय भद्र लोक सभा को जाता है। बंगाल में दो क्रांतिकारियों के नाम आते हैं, एक है भूपेंद्र नाथ दत्त तथा दूसरे हैं वारिंद्रनाथ घोष। भूपेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद जी के भाई थे तथा वारिंद्रनाथ घोष अरविंद घोष के भाई थे। भूपेंद्र नाथ दत्त तथा वारिंद्रनाथ घोष ने मिलकर एक क्रांतिकारी पत्रिका जिसका नाम है युगांतर पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था तथा वारिंद्रनाथ घोष ने भवानी मंदिर नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। सांध्य नामक पत्रिका जो एक क्रांतिकारी पत्रिका थी, इसका प्रकाशन ब्रह्म बंदोपाध्याय द्वारा किया गया था। अरविंद घोष ने वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन किया था तथा काल पत्रिका का प्रकाशन परांजपे द्वारा किया गया था। इस प्रकार बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रचार प्रसार में क्रांतिकारी पत्रिका ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसको हमने अभी पढ़ा। जैसे भूपेंद्र नाथ दत्त की तथा वारिंद्रनाथ घोष ने संयुक्त रूप से युगांतर पत्रिका का प्रकाशन किया था। वारिंद्रनाथ दत्त ने भवानी मंदिर का किया था। अरविंद घोष की वंदे मातरम थी तथा सांध्य पत्रिका ब्रह्म बंदोपाध्याय तथा काल पत्रिका का प्रकाशन परांजपे ने किया था। सन 1902 ईस्वी में बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना होती है। इस समिति के संस्थापक थे ज्ञानेंद्र नाथ बोस तथा ज्ञानेंद्र नाथ बोस ने पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बोस द्वारा मिदनापुर में की गई थी। इसी प्रकार अनुशीलन समिति की अन्य शाखा कलकत्ता में स्थापित की जाती है,
जिसके संस्थापक थे पी मित्रा तथा भूपेंद्र नाथ दत्त तथा वारिंद्रनाथ घोष जो अरविंद घोष के भाई थे, इन दोनों के द्वारा 1960 में ढाका में अनुशीलन समिति की एक शाखा खोली जाती है। जैसा कि हमको पता है कि 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था तथा बंगाल विभाजन के ही विरोध में भारतीयों के द्वारा स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसी के क्रम में बंगाल में स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया जाता है। यह समिति का गठन अश्विनी कुमार दत्त द्वारा किया जाता है तथा स्थान रहता है वारिसा। अनुशीलन समिति के सदस्य रहते हैं जिनका नाम है हेमचंद कानूंगो। हेमचंद कानूंगो रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस जाते हैं तथा बम बनाने की कला सीखने के पश्चात पुनः भारत आते हैं तथा भारत में वे माणिकतल्ला नामक स्थान पे बम बनाने का कारखाना स्थापित करते हैं। इस माणिकतल्ला कारखाना से 34 लोगों को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तथा उन पर अलीगढ़ षड्यंत्र नाम से एक आरोप तथा उन पर अलीगढ़ षड्यंत्र चालू कर दिया जाता है। इस अलीगढ़ षड्यंत्र में अरविंद घोष, वारिंद्रनाथ घोष, कन्हैयालाल दत्त तथा सत्येंद्र बोस को गिरफ्तार किया जाता है तथा इनकी पैरवी अर्थात अलीपुर षड्यंत्र की पैरवी चित्तरंजन दास के द्वारा की जाती है, परंतु साक्ष्यों के अभाव के कारण इनको रिहा कर दिया जाता है तथा अरविंद घोष हमेशा हमेशा के लिए पांडिचेरी प्रस्थान कर देते हैं तथा पांडिचेरी में ओरेविले आश्रम का निर्माण अरविंद घोष द्वारा ही किया जाता है। माणिकतल्ला के बम कारखाने से ही बम का प्रयोग करते हुए ही खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने 1908 में मुजफ्फरपुर के जिला जज जिनका नाम था किंग्सफोर्ड पर बम फेंक दिया था, परंतु किंग्सफोर्ड बच जाता है क्योंकि वह गाड़ी जो रहती है वो कैनेडी की गाड़ी रहती है। ठीक है, परिणाम स्वरूप किंग्सफोर्ड बच जाता है, परंतु खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रफुल्ल चाकी स्वयं को बचाने के लिए खुद को गोली मारकर हत्या कर लेते हैं तथा खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी जाती है। इनको मई 1908 में फांसी की सजा दी जाती है तथा सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी वीर में इनका नाम आता है। इनको मात्र 15 वर्ष की आयु में ही फांसी की सजा दे दी गई थी। आइए अब हम दिल्ली में आंदोलन के बारे में समझते हैं। दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन में प्रमुख नाम आता है रासबिहारी बोस का, मास्टर अमीर चंद, बसंत कुमार विश्वास तथा अवध बिहारी तथा मनमथ विश्वास। इन लोगों के संयुक्त प्रयास से ही 1912 दिसंबर 1912 में चांदनी चौक पर इन लोगों ने संयुक्त रूप से लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंक दिया था। परिणाम स्वरूप इन सभी को गिरफ्तार कर दिया जाता है, परंतु रासबिहारी बोस जापान भाग जाते हैं। इस प्रकार दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन का अंजाम रासबिहारी बोस के नेतृत्व में दिसंबर 1912 में किया जाता है। पंजाब में आंदोलन। पंजाब में आंदोलन के लिए प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे अजित सिंह, जो भगत सिंह के चाचा थे। अगला नाम आता है सूफी अंबा प्रसाद तथा लाला लाजपत राय जी का। अजित सिंह द्वारा भारत माता सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये भारत माता सोसाइटी क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ही की गई थी। तो अभी हमने जाना कि किस प्रकार बंगाल में, दिल्ली, पंजाब तथा बंबई में क्रांतिकारी गतिविधि संपन्न हुई। अब हम जानते हैं विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां। विदेशों में सर्वप्रथम श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंग्लैंड में 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की जाती है। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंग्लैंड में 1905 में
इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की जाती है। इस सोसाइटी के सदस्यों के निवास करने के लिए एक हॉस्टल की भांति एक इंडिया हाउस का निर्माण किया जाता है तथा विनायक दामोदर सावरकर जी भी इस इंडिया हाउस के भाग थे। इंडिया हाउस के सदस्यों के द्वारा 10 मई 1908 को 1857 की क्रांति की याद में वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है तथा इसी दिन वी.डी. सावरकर ने ब्रिटेन में अपनी पुस्तक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विमोचन किया था। अगला नाम आता है मदन लाल ढींगरा का। मदन लाल ढींगरा जो मूल रूप से कलकत्ता के निवासी थे तथा ये ब्रिटेन में इंडिया हाउस के सदस्य थे। इन्होंने इंडिया हाउस के सचिव कर्जन वायले की गोली मारकर हत्या कर दी थी। परिणाम स्वरूप इनको फांसी की सजा दी जाती है। श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थी भीकाजी कामा। सन 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन आयोजित किया गया था तथा इस अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के अधिवेशन में भीकाजी कामा ने भारत का नेतृत्व किया था तथा इस सम्मेलन की समाप्ति पर उन्होंने भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। अगला हम देखते हैं अस्थायी सरकार। दिसंबर 1915 में अब काबुल जो कि अफगानिस्तान में स्थित है, अफगानिस्तान में दिसंबर 1915 में अस्थायी सरकार का गठन किया जाता है। इस सरकार के गठन में नेतृत्वकर्ता के रूप में महेंद्र प्रताप शामिल होते हैं तथा अस्थायी सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में बरकतुल्ला तथा अध्यक्ष सोहन सिंह को नियुक्त किया जाता है।